हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दिवाली की बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही होगी, आप सबकी घर की साफ सफाई चल रही होगी। दिवाली का महोत्सव मानसिक रूप से तैयार हो चुका है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी मानसिक रूप से सीटेट दिसंबर 2024 को मत भुला दीजिएगा। ये आपका एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2024 को होने वाला है, इसलिए दिवाली की तैयारियों के साथ इसे ज़रूर करते रहिएगा। आज की क्लास बेटा हमारी PYQs की है और आप सब जानते ही हो, बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि PYQ जो होता है वो सीटेट की परीक्षा का बिल्कुल बेस है। जिन भी विद्यार्थियों को पहले प्रयास में अच्छे स्कोर के साथ सीटेट को पास आउट करना है वे PYQ जरूर करेंगे। आज हम लोग बाल विकास डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 2024 को। क्लियर? शुरू करने से पहले छोटा सा काम जो मेरा हमेशा से आप करते आए हो, आज फिर से एक बार कर दीजिएगा। क्या जाता है यार इसमें। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी मित्रों को प्लीज़ एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, आगे और बढ़ता रहेगा ये प्यार। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ये जो साइड में एक नोटिस लगा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, है ना। भयभीत ना होइए, बहुत महंगा नहीं है, जस्ट 99 रुपीज़ का है। ये CDP का पेड नोट्स है, ये उनके लिए है जो वर्किंग वीमेन हैं और या हाउसवाइफ हैं। उन्हें बहुत कुछ ऐसा है कि वो नोट्स नहीं प्रिपेयर कर सकती हैं, ठीक है। ये उन्हीं को ध्यान में रख के बनाया गया है। जो लोग अपना नोट्स बना सकते हैं मेरे साथ डिस्कस करके, क्योंकि मैं CDP का कंटेंट भी तो पढ़ाता हूँ ना, तो वो भी थ्योरेटिकल पढ़ाता हूँ, तो जो बना सकते हैं उनके लिए कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन जो नहीं बना सकते हैं बेटा, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे आएंगे, व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। ओनली 99 रुपीज़ का है, क्लास नोट्स है भैया। आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। और दूसरी बात ये है कि NCERT बेस्ड है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये बोरिंग फील कराएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने लिखा हुआ है कि सारे पॉइंट्स आपके हाईलाइटेड हैं। तो अगर CDP में बहुत अच्छा स्कोर करना, बहुत अच्छा मतलब 30 आउट ऑफ 30। जिन भी विद्यार्थियों को, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ और ये कोई कहने की बात नहीं, मैं ऐसा कर चुका हूँ, और जो भी लोग बात हमारी मान लेंगे वे जरूर नंबर लेके आएंगे। 30 में से 30, इससे एक भी नंबर कम नहीं आएगा। अगर आप अंत तक पूरे लेक्चर को देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और अगर आपको कहीं से भी पेडागोजी को लेकर के कोई भी समस्या है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। स्पेशल पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें लगभग सारी थ्योरी जितनी भी अभी तक कर चुका हूँ वो सारी आपको वहाँ मिल जाएगी। दूसरा, बीच बीच में जो भी चैप्टर्स इससे रिलेटेड होंगे उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ से जाके देख सकेंगे। पहला क्वेश्चन मिल के करेंगे, समझते हैं। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का जो समय होता है वो एडोलेसेंस पीरियड कहलाता है, किशोरावस्था कहलाता है। जानते हो क्या है? बचपन से कहाँ तक जाना है? वयस्क होने तक। और कोई भी बालक वयस्क कहाँ होगा? जब वो उत्तर किशोरावस्था में होगा या उसके बाद में, ठीक है। सो कहाँ तक जाना होगा हमें? किशोरावस्था तक जाना होगा, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे बनेगा किशोरावस्था। क्लियर? आते हैं सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल, देखिए बच्चा, स्थूल गामक कौशल को ग्रॉस मोटर स्किल कहा जाता है। जिन्होंने हमारा पहला लेक्चर देखा था जहाँ पर हमने आपको ये समझाया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, है ना, कि दो तरह से स्किल होती हैं। एक ग्रॉस मोटर स्किल होता है, दूसरा फाइन मोटर स्किल होता है। ग्रॉस का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा, मतलब यूँ कह सकते हो कि किसी भी टास्क में हम पूरे शरीर का यूज़ कर रहे हूँ या फिर शरीर के सर्वाधिक हिस्से का प्रयोग कर रहे हूँ तो वो ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएगा। लेकिन अगर हम शरीर के किसी एक छोटे से हिस्से का काम यूज़ में उसको ला रहे हैं तो फिर वो फाइन मोटर स्किल कहलाएगा। जैसे राइटिंग, सुई में धागा डालना, ये फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल हो गए। लेकिन जैसे साइकिलिंग, दौड़ना, वॉकिंग, है ना, रनिंग, ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी? आपकी
ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएंगे, ठीक है। सो आपका मिल जाता है चलना और दौड़ना, ठीक है। आप बाकी के फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑप्शंस आपके सामने हैं वो सब के सब फाइन मोटर स्किल के हैं, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, सामाजिकरण की प्रथम संस्था कौन सी है। बच्चा मैं ओरिजिनल पेपर करा रहा हूँ 2022 का, किसी को कोई भय नहीं होना चाहिए इसमें। और PYQs करने से आपको एग्ज़ाम के नेचर के बारे में पता चलता है, कैसा रहा होगा एग्ज़ाम, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्या हमारी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक से चल भी रही है या नहीं चल रही है, इसे जानने के लिए PYQ से बेहतर तरीका कुछ नहीं होता। सामाजिकरण की प्रथम संस्था का मतलब ये हो गया कि द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज फैमिली, परिवार। भाई देखो, बच्चा जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले कहाँ आएगा, वो अपने फैमिली में आएगा। फैमिली में जैसे लोग उसके घर में होंगे, ठीक है, जैसा उस बच्चे के साथ बिहेव किया जाएगा, या यूँ समझ लीजिए कि जैसे जैसे उसके साथ फैमिली के मेंबर इंटरेक्ट होंगे, धीरे धीरे उसका सोशलाइजेशन उसी तरह से या उसी सिनेरियो में होता चला जाएगा। सो ये प्राइमरी इंस्टीट्यूट कहलाएगा और सेकेंडरी आपका कहलाता है स्कूल, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, प्राथमिक और द्वितीयक। आगे आते हैं, यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती हैं। जैसे क्या है ना कि कुछ बच्चे, मतलब कुछ क्या सारे बच्चे, और एक उनका एक स्टेज आता है जिसमें वो किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव समझते हैं, है ना। वो लड़कियां मेनली गुड़िया के साथ खेलेंगी, उसके बाल बनाएंगी, उसके साथ लेटेंगी और वो अपना उसको जस्ट फ्रेंड मानती हैं। उससे वो कई बार बातें भी करती हैं। अपनी कार जो टायर्स के फॉर्म में होती है उसको वो चलाती हैं, उसके साथ कई बार वो बातें भी करेंगी। तो इस तरीके के थॉट्स आना क्या होगा, जीववादी सोच को रिप्रेजेंट करता है, जिसे पियाजे ने अपने प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक प्रॉपर्टी के रूप में बताया था। वहाँ पर और भी प्रॉपर्टी उन्होंने बताई थी, जैसे कि आपका ईगोसेंट्रिज्म, है ना, इरिवर्सिबिलिटी, या यूँ कह सकते हो कि लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी उन्होंने कहा था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि जीववाद या अहम केंद्रवाद, या यूँ कह सकते हो कि दोनों आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत मिलते हैं, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिखते हैं। 4 वर्षीय रिया लंबे चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती है। देखो, अगर ध्यान रख पाती, ठीक है, तो वो रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी में आ जाता, लेकिन वो ध्यान नहीं रख पा रही है, इसलिए वो इरिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो स्टेटमेंट हो गया। रीज़न ये है कि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संज्ञानात्मक चरण में है। ये भी बात सही है, बिल्कुल सही है। और अपने स्टेटमेंट को क्या कर रही है, एक्सप्लेन भी कर रही है क्या? जी बिल्कुल कर रही है, ठीक है। सो इसका सही जवाब क्या बन जाएगा? फर्स्ट बन जाएगा। नोटिस कीजिएगा, अभी यहीं पर हमने बताया था आपको कि इरिवर्सिबिलिटी यहाँ पाई जाती है, या इसको लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी कहा जाता है, क्योंकि अगर वो ध्यान में रख पाएगी तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं, फिर वो मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था में चला जाएगा। क्लियर? जिन भी स्टूडेंट को ये बातें तनिक भी कम समझ में आ रही हैं, वो बच्चा पियाजे वाला लेक्चर देखिए जाके मेरा, वहाँ पर डिटेल में पिक्चर्स के थ्रू मैंने समझाया है आपको, तो वहाँ आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। और जब उसे आप पढ़ लोगे तब यहाँ चीज़ें समझ आ जाएंगी। ध्यान रखिएगा, PYQs का मतलब नहीं होता कि जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो यही आपको एग्जाम में आएगा। PYQs का मतलब है जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, जो मैं क्वेश्चन के साथ में अदर डेटा के बारे में बोलता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो एक तरीके का कंटेंट है। क्लियर? आते हैं, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? यार पाड़ का है, मतलब स्कैफोल्डिंग का है। स्कैफोल्डिंग
को बताने वाले, समझाने वाले कौन थे? वाइगोस्की थे। अब अगर आप जानना चाहते हो कि इसके फोल्डिंग क्या होता है ना, तो आपको क्या देखना होगा? वाइगोस्की का लेक्चर देखना होगा। क्लियर? आते हैं एक और वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित है। एक्चुअली वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे कोलैबोरेटिव लर्निंग या कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू बहुत अच्छे से सीखते हैं, जिसको कई बार पारस्परिक या सहयोगात्मक अधिगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्योंकि देखिए MKO पर बात करने वाले यही थे और उनका मानना था कि जो ये MKO होंगे ना, ये कोऑपरेटिव लर्निंग में उन बच्चों की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होंगी या लर्निंग में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, डिफ़िकल्टी फील कर रहे होंगे, उसको वो तुरंत रिजॉल्व कर देंगे और वो बच्चे उनके द्वारा बताई गई बात को आसानी से समझ भी लेते हैं। इसे क्या कहा था उन्होंने? कोलैबोरेटिव लर्निंग बोला था। ठीक है, आते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों के अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। तो देखिए कोहलबर्ग ने 3 स्टेज आपको बताई थी, है ना, मोरल डेवलपमेंट की, जिसमें उन्होंने पूर्व परंपरागत या तीनों ही सीक्वेंसली लिखी हुई हैं। ये वाली देखिएगा। ठीक, ऊपर से भी हम आपको इंग्लिश वर्जन से भी बता दे रहे हैं ताकि कई बार आप हिंदी में भूल जाओगे तो उसको याद रखना है। देखिएगा, इसको प्री ऑपरेशनल लेवल जो लिखा है ना, तो ये वाला भैया आपका वाइगोस्की का है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये 3 लेवल उन्होंने बताए। किसने? कोहलबर्ग ने। और हर लेवल के 2 स्टेजेस थी। मतलब कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल थे उनके 3 लेवल थे और टोटल 6 स्टेजेस थी। ठीक है, इसे आपको जाके देखना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका उत्तर बन जाएगा कन्वेंशनल लेवल। आते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है? विद्यार्थी केंद्रित होगी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन हमेशा से उसने स्टूडेंट को सपोर्ट किया है, उसको सेंटर्ड में माना है, तो इसमें तो कुछ हमें सोचना ही नहीं ना। ठीक है, आते हैं, रेनो एक विद्यालय में परामर्शदाता है। परामर्शदाता मतलब शिक्षक है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? अब चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अंतरवैयक्तिक इसका उत्तर बनेगा। अंतरवैयक्तिक होता क्या है ये जान लीजिए। अंतरवैयक्तिक को इंग्लिश में सबसे पहले देख लेते हैं क्या कहते हैं। इंटरपर्सनल। देखिए दोनों क्या मतलब? तीनों ही, चारों ही हार्वर्ड गार्डनर के इंटेलिजेंस के फॉर्म है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3rd या 4th में से कोई एक होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। क्या रेनो एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? कहने का अर्थ ये हो जाता है कि एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो होनी चाहिए आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती क्या है? इस योग्यता में मनुष्य दूसरे व्यक्तियों के उद्देश्यों और भावनाओं को समझने में सफल होता है, या यूँ कह सकते हो कि आसानी से समझ पाता है। अच्छा, अध्यापक का काम भी यही है कि वो बच्चे क्या सोचते हैं, कब उनका कैसा मूड है, खेलना चाहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं, है ना, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी इमोशंस कैसी हैं, इन सब चीज़ों को बिना बताए अगर अध्यापक समझ पा रहा है तो मतलब है कि उसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। और ऐसा सभी अध्यापकों में होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे टीचर्स क्या हैं? परामर्शदाता हैं। क्लियर? चलिए भैया, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि यार ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ जाएं, भाषाई, स्थानिक, है ना, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, और साथ में हार्वर्ड गार्डनर ने टोटल
7 इंटेलिजेंस के पार्ट बताए थे, लेकिन बाद में उन्होंने 2 और संशोधित किए थे। एक था तुम्हारा 1988 में, एक था शायद 2000 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में समझने के लिए अभी हाल ही में मैंने इंटेलिजेंस चैप्टर किया हुआ है, उसको भी मैं उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके देख लीजिएगा आप। ठीक है बेटा, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप समय देंगे तो ये विद्या है, शिक्षा है, अगर आप इसको समय देंगे तो आपको ये अर्श से फर्श से अर्श पे पहुंचा देगी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए, मतलब कम्युनिकेशन के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो सिंपल है, उनकी मदर टंग में प्रयोग करना चाहिए, मतलब मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब उनकी मातृभाषा जो वो घर से सीख के आए हैं। ठीक है, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ कहती कि फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं। सिंपल है यार, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी क्योंकि लड़की हो। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? ये लिंग रूढ़िबद्धता को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जेंडर स्टेरियोटाइप। नोटिस कीजिएगा, स्टेरियोटाइप भी होता है या फिर आपका जेंडर बायस भी होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। समझ आ रही बात? बायस और स्टेरियोटाइप का मतलब एक ही होता है। अगर आपको रूढ़िबद्धता या असमानता समझने में समस्या हो तब। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन को। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना कैसा रहेगा? पढ़िए भैया। अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। ये तो और मतलब क्लास के माहौल को खराब कर देगा। ठीक है, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। बिल्कुल, किसी भी स्तर का क्लासिफिकेशन क्लास में बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? तो क्या मायने भैया बता सकते हो? देखिएगा, विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना नहीं, कंपेयर को तो उसने कोई बात करी नहीं थी ना। केवल शैक्षिक गतिविधियों, देखिए अगर केवल शैक्षिक गतिविधियां होंगी तो सतत और व्यापक या समग्र मूल्यांकन नहीं होगा। साल के अंत में ये नहीं होता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चों को परिसीमा में बांधने का काम करता है। सो उत्तर क्या बन जाएगा? सेकंड, बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के लिए सभी पहलुओं को शामिल करना। क्लियर? चलो भाई, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। बच्चा ध्यान से पढ़िएगा, ओरिजिनल पेपर कर रहे हैं इसलिए आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? रचनात्मक। ठीक है, इसको क्या बुलाते हो आप? फॉर्मेटिव असेसमेंट। कैसे जानोगे? क्योंकि प्रभावी शिक्षक जो होगा, अगर वो टीचिंग लर्निंग के दौरान ही बच्चों से ऐसे प्रश्न कर रहा है जिससे कि उनका इवैल्यूएशन हो सके या असेसमेंट हो सके, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होगी? अरे बहुत केंद्रीय भूमिका होगी, आप ये समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए भैया समझते हैं क्या हो सकता है। बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना, उनका ख्याल रखना हो गया। समावेशी कक्षा जो होती है ना, बच्चों की आवश्यकताओं का तो ख्याल रखेगी ना, इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सेट आंसर बन गया। नेक्स्ट आते हैं, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को ध्यान में रखना चाहिए। क्या उसे ध्यान में रखना होगा? क्वेश्चन ये वाला कौन सा 17 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, एक बार वापस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या कह रहे हैं कि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो देखिएगा,
हर विद्यार्थियों को स्वीकारना और सम्मान देना, बिल्कुल ध्यान रखोगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर वो बनेंगे जिनमें फर्स्ट ऑप्शन बैठा है पहले, तो या तो उत्तर फर्स्ट बनेगा या थर्ड बनेगा। उसके बाद क्या करोगे भैया, सांस्कृतिक विविधताओं को अनदेखा करना नहीं, बच्चों के कल्चर को या कल्चर के डिफरेंसेस को आप अनदेखा नहीं कर सकते, ठीक है, उनको भी स्वीकारना होगा, उनके कल्चर को भी एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं विभेद करते हो और डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। सो ये तो बनेगा नहीं। अब तो सेकंड वाला ऑप्शन फर्स्ट वाले ऑप्शन में बैठा है, इसका मतलब आंसर ये नहीं है, फिर कौन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर देखते हैं। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है, मतलब दिखने में उसे समस्या होती है, अच्छा, कि विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो भैया क्या करना चाहिए बताओगे? बिल्कुल, जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं तो उनके लिए ना, जैसे किसी भी प्रकार की कोई मानसिक या शारीरिक विकलांगता शरीर में होती है, जैसे दृष्टिबाधिता एक प्रकार की शारीरिक विकलांगता ही है, तो ऐसे बच्चों को हस्त कौशल सामग्री प्रयोग करना चाहिए उनके लिए। जैसे देखिए लिखा है, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए उनको पढ़ाने के दौरान। आप समझते हो कि ब्रेल लिपि का प्रयोग इन्हीं के लिए किया जाता है, और उसमें जो अल्फ़ाबेट होता है या जो कुछ भी मैटर होता है वो उभरे अक्षरों में लिखा होता है, जिससे वो स्पर्श करके चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है, ठीक है। तो सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण होगा, तो वो है स्वालीनता। स्वालीनता को इंग्लिश में क्या बुलाते हैं, ऑटिज्म। ऑटिज्म जो होगा, देखिए ये सारे ही आपके कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बता रहा हूँ भैया अभी इसको, है ना, इसको ADHD के नाम से बुलाते हैं। बेटा इसका पूरा नाम याद कर लो आप, सीटेट की परीक्षा में कई बार उसने ADHD का पूरा नाम ही पूछ लिया है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, बच्चा किसी भी एक चीज़ पर बहुत ध्यान नहीं रख पाता, मतलब उसके अटेंशन में डेफिशिएशन होती है, ठीक है, और हाइपर एक्टिविटी भी होती है। डिसलेक्सिया मतलब समझते हो कि पढ़ने लिखने की समस्या होगी, डिसकैलकुलिया मतलब मैथ्स की समस्या होगी। अभी ऑटिज्म की बात करते हैं, स्वालीनता की। जब बच्चा खुद में लीन होगा, खोया होगा, तो सिंपल है कि वो सोसाइटी से कम इंटरेक्ट कर पाएगा और बातचीत लोगों से कम करेगा, तो ये उसके विकास की एक प्रकार की चुनौती है, ठीक है। उसके लिए नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर। कह रहे हैं कि शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वे बच्चों में किसको बढ़ावा दे रही है, सृजनात्मकता को, किसको, क्रिएटिविटी को। क्लियर, आसान था, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट आते हैं, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आपका कौन सा नंबर है भैया, 21, ठीक है। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, और इसको हम लोग समझेंगे कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए शारीरिक कौशल की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल। सामाजिक, हाँ जी। संज्ञानात्मक, बिल्कुल। अच्छा, संवेगात्मक, बिल्कुल। बचपन में अमूर्त की आवश्यकता नहीं है, सो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, थर्ड, ठीक है। क्या बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं करोगे, क्या उसके सोशल एस्पेक्ट को आप कहीं अनदेखा करोगे, क्या कॉग्निशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इमोशंस के ऊपर काम नहीं करोगे, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। आगे आते हैं, 22 नंबर को देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या होता है। अब बताइए,
देखिए कितने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया बिल्कुल। रचनावादी जो कक्षा होगी ना, उसमें कुछ हो चाहे ना हो, अन्वेषण जरूर होगा। अन्वेषण अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है वो, ये इसका जवाब होगा। 23 आते हैं। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है और उसे इशारे देते हुए सिखाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वो पाठ कहलाएगी। इसको इसके फोल्डिंग कहेंगे अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। बच्चा एक बार वाइगोस्की का लेक्चर कंप्लीटली मेरा देख लो, आपको इसके फोल्डिंग, ZPD, MK, वो कोऑपरेटिव लर्निंग, सारी बातें बहुत प्यार से समझ में आ जाएंगी, फिर आप कभी मिस नहीं करोगे इसको, ठीक है। चलिए 24 नंबर में एक बार फिर से अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, जानते हैं कैसे इसका जवाब देना है हम लोगों को। पढ़ेंगे। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। चलो भाई, बात सही है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका, ये भी सही है। सूत्र क्या बन जाएगा आपका 24 में फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर, देखेंगे निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या समाधान में बाधा क्या उत्पन्न कर सकता है भाई? समस्या को सही से पहचानना नहीं, ये तो उसका काम है, मदद करेगा। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, जी बिल्कुल भी नहीं। पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, ऐसा भी नहीं। ये वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीकों पर स्थिर रहना, ठीक है। तो जब आप पूर्व में करे गए समाधानों पर निर्भर रहेंगे तो फिर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर कभी नहीं बन पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी आपके अंदर डेवलप नहीं होगी। 26 नंबर में एक बार फिर से अभिकथन तर्क का क्वेश्चन आ चुका है। बच्चा ये क्वेश्चन बहुत आते हैं और अगर इसको हम ठीक से एनालिसिस कर लें, कंटेंट हमें ठीक से पता हो, तो इसमें कोई समस्या नहीं होती। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं, ठीक है। अच्छा, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं? नहीं, ये गलत बात है। बच्चे जो गलतियां करते हैं ना, वो उनके सीखने का भाग होती हैं, ये उनकी असफलता को नहीं दिखाती। तो पहला वाला गलत, ठीक। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, ये गलत। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता होती है। ऐसा ढूंढो जिसमें दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन बना? चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? ये इजी क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा इसका जवाब आप सब दीजिए। कौन सा भाव नहीं है? कौन सा भाव नहीं है? देखिए, क्रोध, प्यार, भय, ये सब भाव है ना, तो क्या नहीं होगा? मेमोरी नहीं होगा, ठीक। 28 में आएंगे। अच्छा सा क्वेश्चन है, समझेंगे। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अपीड़ा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? तो 28 का सही उत्तर जो बन रहा है वो क्या बन सकता है? आंतरिक अपीड़ा को बढ़ावा देना है ना, तो बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करना। अगर बच्चों को लर्निंग में मज़ा आना शुरू हो गया, उनको कहीं ना कहीं आनंद मिलने लगा, तो मान लीजिएगा कि फिर वो सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। उस काम को करने के लिए वो बार बार करेंगे। 29 को देखेंगे। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को क्या करेगा? प्रभावित नहीं करता, करता है भाई, बाधा डालता, संबंधित नहीं है, जी नहीं। चौथा ऑप्शन क्या बन जाएगा? चौथा ऑप्शन मतलब को सुसाधित करता है, मतलब फैसिलिटेट करेगा, ज़रूरी ये कह सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रूही का मानना है, 30 नंबर में देखेंगे, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए,
जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? कोशिश की कमी। उसको लग रहा है कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास कमज़ोर रहा, अदरवाइज हमारा परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर होता। ठीक है, तो बच्चा आज की क्लास के हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद है कि आप सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। पूरा लेक्चर आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, बट शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं कल अगली क्लास में, करते हैं हम लोग हिंदी को डिस्कस। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, खुश रहिए।